आप देख रहे हैं इलेक्शन एक्सप्रेस। नाज़रीन, आने वाला वक्त मुल्क की तकदीर का फैसला करेगा। यह बताएगा कि खास लोगों के साथ साथ आवाम को क्या मिला है, हुकूमत ने गरीबों के साथ क्या सलूक किया है, इनके मसाइल किस तरह हल किए हैं या उन्हें किस अंदाज से बेवकूफ बनाया गया है। इलेक्शन की सरगर्मियां उरूज पर हैं, लेकिन सड़क का आदमी क्या सोच रहा है, यह अहम सवाल है। आइए सवाल के जवाब के लिए देखते हैं लखनऊ से तारिक कमर की यह खास रिपोर्ट। बात जब आम आदमी, सड़क के आदमी या गरीब आदमी के हवाले से की जाती है तो समाज और मुल्क की जो तस्वीर हमारे जहन में उभर कर हमारी निगाहों में आती है वो अफसोसनाक है। यहाँ बात किसी मखसूस सियासी जमात या तबके की नहीं, बल्कि उस आम आदमी की है जो अपना वोट इस भरोसे देता है कि उसके अच्छे दिन आएंगे, तरक्की और विकास में वो भी शामिल किया जाएगा। सियासी जमातें क्या कहती हैं, लीडर क्या कह रहे हैं, इससे हटकर जरा ये देखिए कि आम शहरी, आम नागरिक क्या सोच रहा है, क्या कह रहा है। इलेक्शन में क्या चाहते हो? इंसाफ, सच्चाई। जो सच्चाई है नहीं, सच्चाई आदमी परेशान है। अरे परेशानी, सब परेशानियां हैं। गरीब आदमी परेशान चल रहा है, रोजी नहीं मिल रही। कई आदमी काम कमा नहीं खा पा रहा कैसे हो। अगर कमाने का रोजगार मिले उसको तो कमाए खाए कैसे से, जो रोजगार है वो भी सारा छीना जा रहा है। सड़क में दुकानें लग पा रही हैं। आफत यही सब है भैया, गरीब आदमी। ये लोग किसी इशारे या किसी जमात के दबाव में नहीं बोल रहे हैं, बल्कि ये हमारे समाज की असल तस्वीर है जो अपनी कहानी खुद बयां कर रही है। खत्ते इफलास से नीचे जिंदगी गुजारने वाले लोगों से एक पायदान ऊपर आइए और देखिए इस तबके की हालत क्या है। बज़ाहिर मोदी भक्त नजर आने वाले जब अखिलेश श्रीवास्तव से ये पूछा गया कि मौजूदा सरकार के कोई 4 बड़े काम बताइए, तो ये बड़े काम स्वच्छता अभियान और टॉयलेट से आगे ना बढ़ सके। एक तो स्वच्छता अभियान पर इन्होंने बहुत ही अच्छा किया, लोगों में जागरूकता फैली। और टॉयलेट के कल पहले नहीं था, वो अब टॉयलेट काफ़ी संख्या में बने। और इन्होंने मोदी जी के स्वच्छता अभियान के तहत जो है वो उनकी सरकार में काफ़ी बदलाव आया और अच्छा प्रशासन के उसमें है, और लोगों में थोड़ा डर और भय भी है। इस सरकार ने कुछ नहीं किया है, कोई काम ही नहीं किया है, कोई विकास का कार्य नहीं किया है, सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाया है और वैज्ञानिकों का और दूसरे लोगों का श्रेय अपने सर लेने की कोशिश की है। काम के नाम पे कुछ नहीं किया है, टोटली जनता के साथ धोखा किया है। सबसे बड़ा इशू हमारा बेरोज़गारी का है, स्कूल में पढ़ाई का है। और जहाँ तक कि आप देखिए हुकूमतें कहती हैं, जब हुकूमत शुरू में आती है तो कहती है कि नहीं स्कूल की फ़ीसें कम करी जाएं, रोज़गार बढ़ाया जाए। इसमें इन्होंने कोई काम नहीं किया। सिर्फ बीजेपी ने एक बड़ा काम किया जिसके लिए मैं खुद उनकी तारीफ़ करता हूँ कि हिंदू मुस्लिम उन्होंने बहुत करी और कोशिश करी, जैसे 14 में किया था। इस बार भी इनकी ये पॉलिसी चल रही है कि हिंदू मुस्लिम को अलग बांट दो, जिससे कि कायद से लेके पंडित तक एक हो जाए और मुसलमान हाशिए पे चला जाए। लेकिन मेरे जो पढ़े लिखे हिंदू भाई हैं, पंडित हों चाहे ठाकुर हों, उन्होंने सब माइंड बना लिया है कि हुकूमत ने कुछ नहीं दिया, बैंक से पैसा चला गया, नोटबंदी से लोग परेशान हैं और ये बनाया गया कि हमें बीजेपी किसी तरह हटानी है। कहा जाता है कि आवाम की आवाज ही सच्ची आवाज है। अगर वाकई ऐसा है तो बरसरे इख्तदार हुकूमत से आम आदमी खुश नहीं है। एक तरफ सियासी लीडरों के दावे हैं तो दूसरी तरफ ये तस्वीर, इस नाराजगी का खामियाजा सियासी जमातों को उठाना पड़ेगा या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए लखनऊ से तारिक कमर की रिपोर्ट। साधु संतों की 13 अखाड़ों पर मुश्तमिल अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने आम चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। अखाड़ा परिषद ने अपने फैसले में किसी भी सियासी पार्टी को अपनी हिमायत देने से इनकार कर दिया है। इलाहाबाद में न्यूज़ 18 से बात करते हुए अखाड़ा परिषद के सदर महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि अखाड़ा परिषद किसी भी सियासी पार्टी से वाबस्ता नहीं है। ऐसे में अखाड़ा परिषद किसी पार्टी की हिमायत या मुखालफत का ऐलान नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि तमाम सियासी पार्टियां अपने मुल्क से मोहब्बत करती हैं और मुल्क की अफवाज का एहतराम करती हैं। महंत नरेंद्र गिरी ने आवाम से चुनाव में बढ़ चढ़कर वोट डालने की अपील की है। फिल्म शायकीन को नरेंद्र मोदी की जिंदगी पर बनी फिल्म के लिए अब और इंतजार नहीं करना पड़ेगा। फिल्म की रिलीज की राह साफ हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने
फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस की अर्जी को खारिज करते हुए कहा कि यह फिल्म ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी करती है या नहीं, इस बारे में फैसला इलेक्शन कमीशन को करना है। एमआईएम के किशनगंज से उम्मीदवार अख्तरुल ईमान ने कहा है कि सीमांचल के साथ हो रही नाइंसाफी के खिलाफ हम जंग लड़ रहे हैं। सीमांचल तरक्की से महरूम रह गया है। हमारे नुमाइंदे महफूज आलम ने अख्तरुल ईमान से बात की। किशनगंज लोकसभा हलके का सियासी पारा अपने शबाब पर है। किशनगंज में सभी पार्टियों के उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। खास तौर से एमआईएम को लेकर लोगों की नजरें जो है इस हलके पर बनी हुई है। एमआईएम के उम्मीदवार अख्तरुल ईमान हैं। किशनगंज से इंतखाब आप लड़ रहे हैं, एमआईएम के उम्मीदवार हैं, क्या कहेंगे, क्या तैयारी है आप लोगों से? मेरी तैयारी और लोग तो नॉमिनेशन के बाद तैयारी कर रहे हैं और मैं तो पिछले 4-5 सालों से आवाम के दरमियान में हूँ। हमारी तैयारी सिर्फ इलेक्शन की नहीं है, हमारी तैयारी सीमांचल के साथ हो रही 72 सालों से मुसलसल नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ है। हम एक जंग लड़ रहे हैं। हम जंग ये लड़ रहे हैं कि देश तरक्की हुई, यकीनन देश में तरक्की होनी चाहिए, लेकिन पिछले 72 सालों से आज़ादी के बाद जो तरक्की हुई है उन तमाम तरक्कियात से सीमांचल महरूम रह गया। तो लोगों से किस तरह जो है कनेक्टिविटी बना रहे हैं, टच में हैं आप? अभी भी कहीं निकल रहे हैं ना? अभी यकीनन ये मेरे मामूलात का हिस्सा है, तो आपके पास क्या कॉन्सेप्ट है किशनगंज के लिए? नहीं, सवाल ये पैदा होता है कि माजी में जिन बुजुर्गों ने हमारे इस इलाके की क़यादत की, एक दो को छोड़कर बाकी लोगों ने पार्टी की ताबेदारी की, और मुझे कहने में कोई मुज़ायक़ा नहीं है कि उसमें से कुछ अफराद ऐसे थे जिन्होंने पार्टी की ग़ुलामी की, यहाँ के लोगों की वकालत और तर्जुमानी नहीं की। बिलाशुबा तस्लीमुद्दीन साहब के तरक्याती काम को भुलाया नहीं जा सकता है। मौलाना मरहूम ने भी तालीमी मैदान में लोगों को बेदार किया है, हम उसके एहसान को नहीं भुला सकते हैं। लेकिन मामला ये है कि 72 आज़ादी के वक्त का अगर आप मवाजना करेंगे तो बिहार का सबसे खुशहाल इलाका यही पट्टी थी, और नतीजा ये हुआ कि आज सबसे बदतरीन सूरत हाल है वो इस पट्टी की है। तो आप खुद भी जो है कोचाधामन असेंबली हल्के की नुमाइंदगी कर चुके हैं। आरजेडी से 2 बार जो है इंतखाब आपने लड़ा है और असेंबली में पहुंचे हैं। 3 बार, हाँ, मतलब 2 बार नुमाइंदगी कर चुके हैं, 2 बार जीत कर गए हैं। बिल्कुल, हाँ। तो मैंने किया है। मैंने तो आपको जानकर खुशी होगी कि मैं जिन बातों को कह रहा हूँ असेंबली के फॉर्म में सबसे पहले मैंने ही जो कंपैरेटिव डाटा बेस्ड वो रिपोर्ट पेश की। मतलब एमआईएम जो है यहाँ सिर्फ डेवलपमेंट की बात नहीं कर रही है, बल्कि भाईचारा की भी फरोग की बात कर रही है और कौमी एकजहती को मजबूत बनाने की भी बात कर रही है। बुनियादी वसूल है। हम कहते हैं इस संसार का ईश्वर एक है और सारे इंसान गोरे हों, काले हों, लंबे हों, डांटे हों, सारे एक ही माँ बाप के संतान। ये पैगाम तो शुरू दिन से हमारा रहा है और ये पैगाम सियासी बस्ती में किसी को देने की मजाल नहीं है एमआईएम के सिवा। चलिए, बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 से बात करने का। तो आपने देखा एमआईएम जो है इस इंतखाबी मैदान में पूरे तरीके से अपने आप को तैयार रखा है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ महफूज आलम, न्यूज़ 18 किशनगंज। ऑल इंडिया सुन्नी उलमा बोर्ड ने मुस्लिम राय दहिंदों से अपील की है कि वो लोकसभा इंतखाबात में फ़िरका परस्त जमातों को नाकाम बनाए। ऑल इंडिया सुन्नी उलमा बोर्ड सदर सैयद हामिद हुसैन शत्तारी ने कहा कि मुस्लिम राय दहिंदों की हालत को समझना चाहिए कि बीजेपी और टीआरएस पार्टी एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। उन्होंने मुस्लिम राय दहिंदों पर जोर दिया कि सेकुलर जमातों को कामयाब बनाए। आने वाला रिजल्ट न सिर्फ हिंदुस्तान की तकदीर को बदलेगा बल्कि मुसलमानों के लिए भी बहुत गैर मामूली फ़ायदा बख्श हो सकता है। कौमी सतह पर कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी जमात है जो बीजेपी के साथ हर सेक्टर में मुकाबला कर सकती है। बीजेपी का 5 साला दौर नफ़रतों का दौर रहा है और नफ़रतों के चिराग ये मुसलसिल जलाते रहे। समाजवादी पार्टी का अर्धापुर में इंतखाबी जलसा मुनक्किद हुआ। जलसे में पार्टी लीडरों ने मुखालफिन पर निशाना साधा है। जलसे में समाजवादी पार्टी के रियासती कारगुजार सदर सैयद मोइन और बीएसपी के जिला सदर मनीष कावड़े मेहमान खुसूसी के तौर पर शरीक हुए। पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल समद सेठ ने अपने खिताब में कांग्रेस पर तनकीद करते हुए कहा कि दिगलोर नाके पर पानी की टांकी को उस वक्त तामीर किया गया था जब वो बल्दिया उज़्मा के डिप्टी मेयर थे। कांग्रेस ने पानी की टांकी नहीं बनाई। जलसे में हजारों की तादाद में लोग मौजूद थे। मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना चुनाव कराने के लिए सिविजिल ऐप इलेक्शन कमीशन के लिए काफी मददगार साबित हो रहा है। कैसे, देखिए ये रिपोर्ट और हमें दीजिए इजाजत। आदाब।
तीसरी आंख से होशियार, चुनाव में गड़बड़ी करने वालों की खैर नहीं, ज़ाब्ता-ए-अख़लाक़ की खिलाफ वर्जी पड़ेगी महंगी। जी हां, होशियार ही रहिएगा और ज़ाब्ता-ए-अख़लाक़ का खास ख्याल रखिएगा, क्योंकि इस बार इलेक्शन कमीशन की तीसरी आंख आप पर है। सी विजिल ऐप इलेक्शन कमीशन का मजबूत हथियार है, जो ज़ाब्ता-ए-अख़लाक़ पर अमल करवाने और शफाफ चुनाव करवाने में मददगार है। राजस्थान की बात की जाए तो रियासती इलेक्शन कमीशन के लिए सी विजिल ऐप काफी मददगार साबित हो रहा है। पहले इन एदाद-ओ-शुमार को देखिए। अब तक 451 शिकायतें हुई दर्ज, 260 शिकायतों में हुई कार्रवाई। ईआरओ और आरओ ने खारिज की 98 शिकायतें, डीसीपी ने ड्रॉप की 92 शिकायतें, कोटा में सबसे ज्यादा 111 शिकायतें, जयपुर में 51 शिकायतें दर्ज की गईं। सी विजिल ऐप पर आने वाली शिकायतों पर 100 मिनट के अंदर एक्शन होता है, जिससे ये ऐप ज़ाब्ता-ए-अख़लाक़ की खिलाफ वर्जी पर लगाम लगाने में मददगार साबित हो रहा है। और अब आप ये भी जान लीजिए कि सी विजिल ऐप के जरिए किस तरह की शिकायतें की जा सकती हैं। पेड न्यूज, क्यूआर कोड बगैर पोस्टर लगाना, बगैर मंजूरी के पोस्टर लगाना, मजहबी या फिरका वाराना खिताब करना, रैली में भीड़ जुटाने के लिए गाड़ी का इस्तेमाल करना। चुनाव को मुंसिफाना और गैर जानिबदाराना कराने में सी विजिलेंस काफी मददगार साबित हो रहा है और आम लोग भी इस ऐप का इस्तेमाल कर इलेक्शन कमीशन की मदद कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की ये कोशिश कई रियासतों में रंग ला रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। हमारी खुसूसी पेशकश इलेक्शन एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल करते हैं। नाज़रीन, लोकसभा इंतखाबात में अब कुछ ही दिन बचे हैं। आज शाम 5 बजे लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले के लिए इंतखाबी तशहीर थम गई। उधर नरेंद्र मोदी के दफा 370 पर दिए बयान पर कई बड़े लीडरों ने रद्दमल जाहिर करते हुए नरेंद्र मोदी की तनकीद की है। वहीं नरेंद्र मोदी पर बनी फिल्म पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए इनकार कर दिया है कि इंतखाबी ज़ाब्ता-ए-अख़लाक़ के ताल्लुक से फैसला करना इलेक्शन कमीशन का काम है। उधर अखाड़ा परिषद के सदर ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि अखाड़ा परिषद किसी भी सियासी पार्टी की हिमायत नहीं करेगा। नाज़रीन, इलेक्शन एक्सप्रेस में हम रोज बरोज होने वाली इलेक्शन की सरगर्मियों से आपको कराते हैं बाखबर। तो चलिए शुरू करते हैं इलेक्शन एक्सप्रेस। लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले के लिए इंतखाबी तशहीर शाम 5 बजे थम गई। तमाम सियासी पार्टियों ने पहले मरहले के इंतखाबी तशहीर के लिए आज काफी जबरदस्त मेहनत की और बड़े लीडरों ने कई जगहों पर रैलियां कर दीगर सियासी जमातों पर निशाना साधा। इलेक्शन कमीशन भी लोगों को बेदार करने के लिए लगातार मुहिम चला रहा है। पहले मरहले के लिए 11 अप्रैल को 20 रियासतों में 91 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की सोच मुल्क मुखालिफ है। कांग्रेस और उसके साथियों की देश विरोधी सोच है। भाइयों और बहनों, कांग्रेस ने कहा कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 किसी भी कीमत पर नहीं हटाई जाएगी। जो बात कांग्रेस का ढकोसला पत्र कह रहा है, वो ही भाषा पाकिस्तान भी बोल रहा है। कांग्रेस का कहना है कि वो जम्मू कश्मीर में अराजकता फैलाने वालों से बातचीत करेंगे। पाकिस्तान भी तो यही बार बार कह रहा है कि ताकि भारत इन्हीं बातों में उलझा रहे। कांग्रेस कस रही है कि हिंसा वाले इलाकों में सैनिकों को मिले विशेष अधिकार को वापस ले लेंगे। पाकिस्तान भी तो यही चाहता है ताकि आतंक के सरपरस्तों को
खुली छूट मिल जाए। जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं उन पर विश्वास कर सकते हैं क्या? ऐसी कांग्रेस पे विश्वास कर सकते हैं क्या? उनके साथियों पर विश्वास कर सकते हैं क्या? क्या ये लोग देश को सुरक्षा दे पाएंगे क्या? दफा 370 दस्तूर हिंद का हिस्सा है। 35A में तब्दीली मुमकिन नहीं। एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हर महाज पर नाकाम हो गए हैं। मोदी की गलत पॉलिसियों के सबब मुल्क के अवाम को नुकसान हुआ है। 335A की बात है। सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी सरकार जाकर कहती है, सुप्रीम कोर्ट से कहती है कि अभी इस पर हियरिंग मत करिए, हालात सही नहीं है। इलेक्शन आ गया तो हालात सही हो गए। 370 नहीं निकाला जा सकता। ये हमारे हिंदुस्तान का जब संविधान बना, हमारे बुजुर्गों ने, जिनके पास नरेंद्र मोदी से ज्यादा विजडम था, जिसमें ना सिर्फ पंडित नेहरू बल्कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और खुद बीजेपी के आइडियोलॉग श्यामा प्रसाद मुखर्जी कैबिनेट में थे, सरदार पटेल जिसका इन्होंने इतना बड़ा स्टैचू बनाया, वो सब राजी हुए, इसलिए 370 कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना। तो बीजेपी का प्रॉब्लम यह है कि वो हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट ही नहीं करती। ये हमारी डाइवर्सिटी है जो इस मुल्क को खूबसूरत और मजबूत बनाकर रखती है। असल जो मुद्दे थे जिसका उन्होंने वादा किया था, अच्छे दिन बर्बाद हो गए पूरे दिन। 2 करोड़ नौकरियां जाकर 5 लाख नौकरी भी नहीं दे पा रहे हैं लोग, वो भी झूठ साबित हुआ इनका। फिर नोटबंदी का जिक्र ही नहीं करते। राम मंदिर, आप कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है कि जब से बाबरी मस्जिद शहीद हुई, कोई भी गवर्नमेंट, चाहे यूपी की गवर्नमेंट हो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, उस डिस्प्यूट में पार्टी नहीं बनी। पिटिशनर जो थे मस्जिद की तरफ से, निर्मोही अखाड़ा और रामलल्ला, वो लड़ रहे थे, कभी गवर्नमेंट उसमें हिस्सा नहीं बनी। पहली मर्तबा इस गवर्नमेंट ने जाकर सुप्रीम कोर्ट को कहा कि एक्सेस लैंड दे दो आप। यूपी सरकार अपना पोजीशन चेंज कर दी। भाई, आप सरकार में अगर हैं तो आपने अंबेडकर के बनाए हुए संविधान पर आपने ओथ लिया, और आपकी ओथ की जिम्मेदारी है कि आप इस मसले में रिलीजियस न्यूट्रल रहें। जम्मू कश्मीर की साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने कहा कि नरेंद्र मोदी अपने ही वादों के खिलाफ बयान दे रहे हैं जो उन्होंने दफा 370 और अफसफा के हवाले से रियासत के अवाम के साथ किए थे। महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में न्यूज 18 के एसोसिएट एडिटर शब्बीर मीर से बात की। देखिए, अभी कुछ दिन पहले राजनाथ जी ने खुद ही कहा कि अगर जम्मू कश्मीर में हालात ठीक होते हैं तो हम वहाँ से एस्पा को हटाएंगे, और कई नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं वहाँ से एस्पा हटाया गया है। आपको मालूम होना चाहिए कि पिछले 30 साल से यहाँ एस्पा नाफिज है, और जिस वक्त यहाँ मिलिटेंट्स की तादाद हज़ारों में थी तो एस्पा को लाया गया। आज मिलिटेंट्स की तादाद 200 या 250 के है, मगर एस्पा की वजह से जो लोगों को परेशानी है, आपको याद है पथरीबल फेक एनकाउंटर हुआ, मत्सिल फेक एनकाउंटर हुआ, गांदरबल में फेक एनकाउंटर हुआ 2007 में, और जो फौज की जो जवाबदेही नहीं होती है, जिसकी वजह से लोगों में और भी दूरी हो जाती है। इतना ही नहीं कि मोदी जी को ये भी याद करना चाहिए जो हमारा एजेंडा ऑफ अलायंस है, इसमें भी उन्होंने कमिटमेंट किया है कि स्टेट गवर्नमेंट अगर डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट को रिव्यू करती है, हटाती है, तो फिर हम एस्पा को हटाएंगे। तो मुझे लगता है कि अगर जम्मू कश्मीर के लोगों के दिल जीतना चाहते हैं दिल्ली वाले, और ये समझते हैं कि जम्मू कश्मीर पे हमेशा फ़ौज के ज़रिए काबिज़ नहीं हुआ जा सकता है, बल्कि एक डेमोक्रेसी को एक चांस देना चाहिए। डेमोक्रेसी खाली इलेक्शन नहीं होता है, डेमोक्रेसी का मतलब है लोगों के हुकूक उनको वापस देना। तो उसमें मैं समझती हूँ एस्पा बहुत बड़ी रुकावट है। जूं हालात ठीक हो जाएंगे तो एरिया से हमें एस्पा को हटाना चाहिए। आज जो वज़ीर आज़म का बयान है ये बड़ा अफसोसनाक है, क्योंकि इस मुल्क के वज़ीर आज़म उस चीज़ से इनकार कर रहे हैं जो एक कमिटमेंट पूरे मुल्क ने, हिंदुस्तान ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ 1947 में की है कि आपकी मुल्क के अंदर एक स्पेशल पोजीशन रहेगी, क्योंकि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है। आज प्राइम मिनिस्टर इस किस्म की बातें करके अपने मुल्क की कमिटमेंट से पीछे हटते हैं, जो मैं समझती हूँ बहुत गलत बात है।
एक प्राइम मिनिस्टर को ये जेब नहीं देता है। दूसरा, मेरा ये बार बार मैं ये बात कहने की कोशिश कर रही हूँ कि स्पेशल पोजीशन एक पुल है जो जम्मू कश्मीर को इस मुल्क के साथ मिलाता है। अगर आप उस पुल को तोड़ते हैं, उस पोजीशन को जम्मू कश्मीर से छीनते हैं, तो शायद जम्मू कश्मीर भी मुल्क से छिन जाता है।